हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमारे पुस्तक का जो 1 से 13 चैप्टर का जो गद्य खंड है, ठीक है, 1 से 13 चैप्टर उसके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, संपूर्ण गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? ठीक है, तो पहले तो देखते हैं यह किस चैप्टर का प्रश्न है। तो ये बातचीत का प्रश्न है। ठीक है, बातचीत, और बातचीत के जो लेखक है, बातचीत के जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? ठीक है, तो बातचीत के जरिए अगर हम किसी से बात करते हैं, अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमारे मन में जो भी क्रोध होता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्वच्छ और हल्का हो जाता है हमारा मन। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो बातचीत। ठीक है, जो कि एक ललित निबंध है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट के पिता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखें। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हम लोगों ने बेसिक में इसे जाना कि बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, अगर आपसे युग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। और अगर आपसे काल पूछे तो क्या हो जाएगा? ये आधुनिक काल के निबंधकार है। ठीक है, आधुनिक काल। किस काल के? तो आधुनिक काल के। और अगर आपसे युद्ध पूछे तो वो भारतेंदु युग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार है, और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वे द्विवेदी युग के कहानीकार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? ठीक है, ये क्या है? ये संयोगिता है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? श्रीनिवास दास। ठीक है, दमयंती स्वयंवर जो है, दमयंती स्वयंवर वो किनकी रचना है? वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, जबकि संयोगिता स्वयंवर जो है वो किनकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की। ठीक है, श्रीनिवास दास जी की रचना है संयोगिता स्वयंवर। और संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास जी की रचना है, और जो दमयंती स्वयंवर है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। ठीक है, बातचीत क्या है? ललित निबंध है, तो इसके जो निबंधकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, नहीं किसी मनुष्य के मुख से आवाज़ सुनी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 16 वर्ष। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख तक भी नहीं देखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो बातचीत है एक ललित निबंध है, इसमें दो विचारकों का मत दिया गया है, बेन जॉनसन और एडिसन। ठीक है, बेन जॉनसन और एडिसन। बेन जॉनसन और एडिसन, दो विचारकों का मत इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात अगर मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके गुण और दोष का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बेन जॉनसन जी का कहना है। और एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो ये हमसे क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा, तो ये बेन जॉनसन जी का कहना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है, तो ये एडिसन का कथन है। ठीक है, यह किसका कथन है, यह एडिसन का कथन है। जबकि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन जी का कहना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक किसी के मुंह से एक भी बात नहीं सुनी थी, तो 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष तक। तो और किसके मुख से एक बात सुनी 16 वर्ष के बाद, तो वो फ्राइडे के मुख से। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फ्राइडे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाटक के प्रारंभ में जो पाठ होता है शुरू में, उसे हम नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई कार्यक्रम होने से पहले जो होता है पाठ, उसे हम कहते हैं मंगलाचरण। ठीक है, या नांदी पाठ के समानार्थी सब मंगलाचरण भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, हमारे चैप्टर में जो लिखा है उसके हिसाब से हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नांदी पाठ, उसे नांदी पाठ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग। और किस काल के है, तो आधुनिक काल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये उसने कहा था से है, तो पहले हम लोग उसने कहा था का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी चैप्टर करेंगे सभी का पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसे देखते चलेंगे, जिससे रिवीजन हो सके। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है, और इसके जो लेखक है, ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है, 1915। तो ये है इसका बेसिक जानकारी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था को मील का पत्थर माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में जो लहना सिंह है, जो बच्चा रहता है, लड़का लड़की की इसमें चर्चा आई है, तो लड़का हमेशा लड़की से क्या प्रश्न करता रहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, और वही लड़का आगे चल करके लहना सिंह बन जाता है। ठीक है, तो तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था। ठीक है, लड़का द्वारा लड़की से यह प्रश्न बार बार किया जाता है, तो उसने कहा था का संबंध उसने कहा था कहानी से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, अर्थात अगर घोड़ा से काम नहीं करवाया जाए
तो क्या होगा, अगर हमें कभी उससे काम लेना हो तो उसमें आलसपन आ जाता है, वह काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सेम उसी प्रकार अगर सिपाही को युद्ध में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाए और कभी अचानक आवश्यकता पड़े तो सिपाही युद्ध में डट नहीं पाएंगे, ठीक है, वह लड़ नहीं पाएंगे। तो ये था इसका अर्थ। तो देखेंगे यह किस पंक्ति, यह जो पंक्ति है यह किस कहानी से है, तो ये उसने कहा था से है, ठीक है, उसने कहा था में यह पंक्ति कही गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है, ठीक है, बुद्धू का कांटा किनकी रचना, ये बुद्धू है, ठीक है, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी है मुख्य रूप से। उनकी जो कहानी है वो हम लोग देखेंगे, उसने कहा था, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में ही एक कहानी है उनकी, उसने कहा था। सेकंड है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, और थर्ड जो है वो क्या है, बुद्धू का कांटा, ठीक है, थर्ड है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा, ठीक है, तो ये उनका 3 कहानी है, किनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो बुद्धू का कांटा किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है बुद्धू का कांटा, उनकी कहानी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है, ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है, क्योंकि 20वीं सदी किसकी अवधि को कहा जाता है, कितनी अवधि को, तो 1900 से 1999 तक की अवधि को क्या कहते हैं हम, 20वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। तो इनका जो विकास हुआ है, ये जो लेखक है वो 20वीं सदी के लेखक है, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी, तो उन्होंने लिखी जो है ये गलत टाइप है, लिखी ऐसे होगा, ठीक है, दीर्घी होगा इसमें। तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी, तो उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1915। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है, ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, तो लहना सिंह, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह, जो कि जमादार के पद पर है, ठीक है, लहना सिंह के इर्द गिर्द ही इस कहानी को बनाया गया है, क्योंकि लहना सिंह जो है इस कहानी में वो कर्म की प्रधानता को बताया है, साथ में प्रेम पर बलिदान भी होने की सूचना दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, तो युद्ध की कहानी, ऑप्शन है युद्ध की कहानी, सेकंड ऑप्शन है दिव्य प्रेम की कहानी, ठीक है, इसमें युद्ध का भी चर्चा किया गया है। दिव्य प्रेम, इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम को दर्शाया गया है कि लहना सिंह किस प्रकार सूबेदारनी से प्रेम करता रहता है। और थर्ड है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, लहना सिंह सूबेदारनी के वचन को निभाता है, ठीक है, और प्रेम पर बलिदान हो जाता है। तो इसका जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। उसने कहा था कहानी युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम को भी दर्शाया गया है, और साथ में प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में हो जाएगा, तो इसमें अमृतसर का चित्रण किया गया है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो देखेंगे इसका आंसर। तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लहना सिंह की इच्छा थी कि उनकी जो मृत्यु हो वो भाई कीरत सिंह के गोद में हो, लेकिन लहना सिंह की जो मृत्यु होती है वो वजीरा सिंह के गोद में होती है, जिसे पलटन का विदूषक भी कहा जाता है। विदूषक अर्थात जोकर हंसी जो लगाता है ना, उसे हम विदूषक कहते हैं। तो वजीरा जो है वो क्या है, पलटन का विदूषक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह, ठीक है, और लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, तो वजीरा सिंह के।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? आ गया क्वेश्चन। तो पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ठीक है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो लहनासी ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लहनासी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ठीक है, लहना सिंह जो थे वो किस पद पर थे? तो जमादार के पद पर थे। उनका नंबर क्या था? तो 77 77 उनका नंबर था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, भारतीय सिपाही जो थे वो इंग्लैंड का साथ दे रहे थे इस युद्ध में। तो वो और युद्ध किसके साथ हो रहा था? जर्मनी के साथ। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जर्मनी के साथ। और इसमें जो भारतीय सिपाही थे वो किसके साथ थे? इंग्लैंड के साथ थे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ठीक है, सरकार ने सूबेदार कौन थे? हजारा सिंह। ठीक है, सूबेदार का क्या नाम है? हजारा सिंह। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लायलपुर में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, फैसलाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लहना सिंह किस पद पर था? हम लोगों ने इसकी चर्चा भी कर ली है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। ठीक है, जमादार इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। इसमें कर्म की प्रधानता को दर्शाया गया है कि किस प्रकार लहना सिंह ने मरकर भी अपने वादे को पूरा किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कर्म प्रधान कहानी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का जो बेटा था उसका क्या नाम था? उसका जो नाम था वो क्या था? बोधा सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहा था कहानी, जिसके जो कहानीकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वो जो कहानी है वो 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, 35 नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र जो है ये किस चैप्टर का प्रश्न है? ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए प्रश्न देखकर ही। तो ये जो है 3rd चैप्टर जो हमारा है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो देखेंगे और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? इसके जो भाषण दे रहे हैं वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो अब हम लोग, ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो लेनिन के समर्थक थे, वो लेनिनवादी थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? सभी का कोई ना कोई निकनेम होता है जो लोग उन्हें घर पे पुकारते हैं उस नाम से। तो जयप्रकाश नारायण का जो नाम था बचपन का वो क्या था? बाउल। ठीक है, लोग उन्हें क्या बाउल नाम से जानते थे, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, पुकार का नाम उनका बाउल था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। वो बड़े भाई किन्हें मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को वो भाई मानते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के इस कथन को अपने भाषण में कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अमेरिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किन्हें कहा जाता है?
ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। 40 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो लेनिन की मृत्यु के बाद मार्क्सवादी बने हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1924। और अगर आपसे पूछ रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1924। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1924। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किन की रचना है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन को देखें, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो 1998 में। ठीक है, 1998 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, तो कब? 1965 में। ठीक है, और भारत रत्न उन्हें कब मिला है? 1998 में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को 1965 में कौन समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैग्सेस। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्सेस है। मैग्सेस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? घ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, किस साल उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में। ठीक है, और ये जो संपूर्ण क्रांति है 5 जून 1974 को ये भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ग, हर्षु दयाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है, आपके लिए किसी भी लेखक का जन्म, ठीक है, और उनकी जो रचना है हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है वो कहानी वो क्या है? ठीक है, जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। ठीक है, तो ये सब क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान, पिता का नाम। तो देखते हैं इसे, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा सारण बिहार में उनका जन्म हुआ था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सिताब दियारा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में फैला है। सिताब दियारा जो है वो बिहार राज्य के सारण जिला में भी उसका भाग है, और साथ में उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बलिया है उसमें भी, ठीक है, उसमें भी इसका कुछ भाग फैला हुआ है। लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो बिहार के ही जो सारण जिला में जो सिताब दियारा का भाग पड़ता है उसमें हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सिताब दियारा, सारण, बिहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? स्वामी सत्यदेव ने कहा था कि अमेरिका जाकर के विद्यार्थी मजदूरी करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे प्रेरित होकर जयप्रकाश जी कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए शिक्षा प्राप्ति के लिए, और वहाँ पर उन्होंने तरह तरह के कारखानों में, लोहे के कारखानों में काम करके और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? स्वामी सत्यदेव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो है नर और नारी, जब भी आपका क्वेश्चन में आए तो आप सीधे समझ जाइएगा ये किस चैप्टर से है? अर्धनारीश्वर से है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में शिव भगवान का जो, शिव और पार्वती का जो कल्पित रूप है, ठीक है, उसको दर्शाया गया है। कल्पित रूप अर्थात कल्पना किया गया हुआ। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है, शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर की अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है? एक निबंध है,
एक निबंध है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर है क्या? तो निबंध है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है, तो ये इसका तो इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, दिनकर जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? भूषण दिनकर जी को। ठीक है, दिनकर जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किन की रचना है? तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में जाना कि अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? बेगूसराय, बिहार। बिहार के बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम है रवि सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किनका है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये प्रेमचंद जी का है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध में उनके विचारों को लिखा है। क्यों? वो कहते थे कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है? देवता। लेकिन अगर नारी नर के गुण लेती है तो वो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। तो ये प्रेमचंद जी का विचार है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस कविता संग्रह में प्रकाशित हुई? ठीक है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो छात्र सहोदर नामक एक पत्रिका है जिसमें दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। वो गद्य खंड का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, दिनकर जी को किस कृति पर? तो उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उर्वशी के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, युद्ध और शांति की समस्या पर कुरुक्षेत्र लिखा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है जिसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर यह लिखी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। ठीक है, शिव और पार्वती का कल्पना किया गया हुआ एक रूप है अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आधा जो शरीर होता है वो पार्वती का होता है और आधा जो शरीर है वो शिव जी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। 57 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को कलनी मान लिया? ठीक है, वृंत का अर्थ होता है डंठल। ठीक है, जैसे कि ये डंठल है और इसी पर क्या होता है? फूल आधारित होता है। जैसे कोई भी फूल है तो क्या होगा? ये डंठल पे ही आधारित होगा, तो इसे क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? वृंत। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को कली मान लिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो क्या होगा? पुरुष। ठीक है, पुरुष ने स्वयं को डंठल माना है, वृंत माना है, जिस पर नारी क्या है? अधीन, जिसके अधीन नारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है? ठीक है, जो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है। तो ये जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम रोज कहानी का। रोज क्या है? एक कहानी है। इसके जो लेखक है वो कौन है? इसके जो लेखक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में इन्हें अज्ञे के नाम से जानते हैं। इसकी जो नायिका है वो कौन है? मालती। ठीक है, मालती इस कहानी की नायिका है। मालती के पति का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के लिए। मालती के पति का नाम है महेश्वर। ठीक है, मालती के पति के नाम का नाम क्या है? महेश्वर। और मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो मालती के बच्चे का नाम है टीटी। ठीक है,
टीटी मालती के बच्चे का नाम है और मालती के पति का नाम है महेश्वर। महेश्वर पेशे से क्या है, तो डॉक्टर है, ठीक है। महेश्वर जो है पेशे से क्या है, डॉक्टर है, जो कि हॉस्पिटल से गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो जब लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने जाता है उसके घर पर, तो वो पूछता है मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो ये क्वेश्चन किसने किया है, लेखक ने मालती से किया है, ठीक है। और लेखक कौन है, मालती के दूर के रिश्ते के भाई। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि माँ ने, मामा ने, चाची ने और दूर के रिश्ते के भाई ने, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। और इसमें लेखक है तो लेखक इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है बेसिक इंट्रोडक्शन में कि मालती के पति का क्या नाम था, महेश्वर। तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, मालती, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मालती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे। तो लेखक जो है वो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए हुए हैं। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि उनका पूरा नाम है, उन्होंने इंद्रसभा नामक नाटक लिखा था, ठीक है, इंद्रसभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तार सप्तक में 7 कवियों के नाम आते हैं, तो उसके संपादक कौन है, ठीक है। तो उसके जो संपादक है वो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञे के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो अज्ञे के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। अगर आप अज्ञे का पूरा नाम याद रखें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो इसमें क्या आता है, हीरानंद। तो इनके जो पिताजी का नाम है वो क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिता पुत्र के नाम के पीछे पिताजी का भी नाम लगता है, कितने स्टेट में ऐसा है, ठीक है। तो इनके जो पिताजी का नाम है वो क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रोज कहानी घंटे के किस घरकन के साथ समाप्त होती है, ठीक है। तो रोज कहानी जो है वो घंटे के 11 घरकन के साथ समाप्त हो रही है, जिसमें 11 जब बजता है, 11 घंटे का घरकन, तो मालती को लगता है जैसे उसे सुकून मिला, उसके दिन भर का जो काम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो चैन की नींद में सो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो शेखर एक जीवनी किनकी कृति है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। और ये क्या है, शेखर एक जीवनी है क्या, तो ये उपन्यास है, ठीक है। ये उनका चर्चित उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गैंग्रीन का संबंध किस कहानी से है, ठीक है। रोज जो कहानी है इसका जो पहले नाम था विपथगा नामक पत्रिका में छपी थी, तो इसका नाम था गैंग्रीन, ठीक है। रोज कहानी का नाम क्या था, गैंग्रीन था। इसे बाद में रोज के नाम से कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। और ये किसके नाम पत्र लिख रहे हैं, तो सुखदेव के, ठीक है। तो इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। और ये है क्या, एक लेख और एक पत्र, तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है। और ये लिख किसे रहे हैं, एक लेख और एक पत्र। जो पत्र लिखा गया है भगत सिंह ने किसे लिखा है, तो सुखदेव को, ठीक है। उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को ये पत्र लिखा है भगत सिंह ने, ठीक है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, ठीक है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है वो किनकी रचना है, भगत सिंह की। और भगत सिंह का जो जन्म स्थान है वो है पंजाब ही, ठीक है। और ये भगत सिंह की ही रचना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह
क्रांतिकारी गतिविधियों में किस उम्र में शामिल हुए? ठीक है, तो 12 वर्ष की उम्र से वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। कौन? भगत सिंह। ठीक है, 23 वर्ष की अवस्था में ही भगत सिंह शहीद हो गए हुए थे। ये भी इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह कितनी वर्ष की अवस्था में शहीद हो गए? तो 23 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ठीक है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया है? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? ठीक है, भगत सिंह के जो पिता का नाम है वो क्या है? सरदार किशन सिंह। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 आईएसी में। ठीक है, आईएसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। ठीक है, और इनके चाचा का नाम अजीत सिंह। ठीक है, और ये जो दोनों हैं वो लाला लाजपत राय के सहयोगी है। ठीक है, किसके सहयोगी है? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे दोनों, उनके समर्थक थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? ठीक है, तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह, और उनके चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह। ठीक है, भगत सिंह 1914 में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो 1914 में वो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गदर पार्टी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? ठीक है, तो भगत सिंह आत्महत्या को क्या मानते थे? कायरता का काम मानते थे। वे मानते थे कि अगर हमें देश सेवा के बदले फांसी भी दी जाए तो क्या होगा? वो हमारी सुंदर मृत्यु होगी। ठीक है, तो भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? कायरता का काम है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कायरता का काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदानीरा के रचनाकार है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ओ सदानीरा के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इसके रचनाकार है। ठीक है, और ये है क्या? तो ये एक निबंध है। ठीक है, ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है। इसमें किस नदी की चर्चा की गई है? तो गंडक। और किस क्षेत्र का चर्चा किया गया है? तो चंपारण क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। ओ सदानीरा के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। और ये है क्या? ठीक है, इसमें ऑप्शन में होना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन ये क्वेश्चन रहा होगा कि ओ सदानीरा, ठीक है, किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? निबंध है। ठीक है, ओ सदानीरा है क्या? निबंध है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ठीक है, ओ सदानीरा जो निबंध है इसमें जो वर्णित मन है वो कैसे है? गहरे और विशाल। ठीक है, गहरे और विशाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा क्या है? निबंध है, तो यह निबंध संग्रह से लिया गया होगा। तो ये बोलते क्षण निबंध संग्रह से लिया गया है ओ सदानीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरैया मानताल का जल कैसा है? ठीक है, सरैया मानताल जो है उसका जो जल है वो स्थिर है। ठीक है, स्थिर। 81 नंबर क्वेश्चन है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किस चैप्टर से लिया गया है? ये जो चैप्टर है ये है ओ सदानीरा। ठीक है, ओ सदानीरा, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रामपुरवा कहाँ है? ठीक है, तो रामपुरवा जो है वो भितिहरवा के पास है। ठीक है, किसके पास है? भितिहरवा के पास रामपुरवा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? ठीक है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक जो है उसका मुकाबला करना पड़ा था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है गंडक नदी को निमित्त बनाकर ये लिखा गया है, यह जो निबंध है ओ सदानीरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? ठीक है, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब जो है वो ब्रिटिश अधिकारी है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है, तो उनके कर्मचारियों ने, ठीक है, गांधी जी की झोपड़ी में आग लगा दिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एमन साहब के कर्मचारियों ने। 87 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर क्या है? एक पठारी एरिया है। ठीक है, पठारी अर्थात उबड़ खाबड़ जहाँ की भूमि होती है उसे हम पठारी एरिया कहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से धांगर आए थे। ठीक है, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? भारे का मजदूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती के लिए लाया गया? तो भुइयां लोगों को। ठीक है, आप लोग से भी पूछा जा सकता है कि भुइयां लोगों को किस चीज़ की खेती के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। ठीक है, तिनकठिया प्रथा जो है उसका संबंध किससे है? नील की खेती से है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो महुए के पेड़ के नीचे उन्होंने गांधी जी को शरण दी थी। ठीक है, कहाँ पर? महुए के पेड़ के नीचे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया, अगले चैप्टर से है। तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, बचपन में उन्हें लोग मदन मोहन गुगलानी कहते थे, उसी के नाम से जानते थे। तो ये जो चैप्टर है मोहन राकेश रचित जो चैप्टर है हमारे पाठ में वो क्या है? सिपाही की माँ। ठीक है, हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा सभी चैप्टर्स का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। और मोहन राकेश रचित पाठ क्या है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। ठीक है, सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। यह एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, तो और सिपाही की माँ जो इसका जो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है? एक बिस्नी है। ठीक है, बिस्नी है। बिस्नी की दो संतान है, मानक और मुन्नी। ठीक है, मानक क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करने गया हुआ है। ठीक है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहन की शादी करनी है, इस कारण मानक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है कि उससे क्या होगा? उसे कुछ रुपये प्राप्त होंगे, जिसके बाद क्या हो जाएगा? वो अपनी बहन की शादी करेगा। तो वो जो मानक है वो सिपाही में है। ठीक है, और मानक की बहन का क्या नाम है? मुन्नी। ठीक है, तो बिस्नी की दो संतान है, मानक और मुन्नी। इसमें कुंती की चर्चा आई हुई है। कुंती कौन है? मुन्नी की पड़ोसिन है। ठीक है, कुंती कौन है? मुन्नी की पड़ोसिन। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। ठीक है, मुन्नी कौन है? बिस्नी की बेटी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बिस्नी की बेटी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो बिस्नी जो है वो सूत काटती हुई दिखाई देती है। ठीक है, सूत काटती का एकांकी जो स्टार्ट होता है तो उसमें जो बिस्नी है वो चारपाई पर बैठे सूत काट रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रंगून कहाँ है? ठीक है, रंगून कहाँ है? बर्मा में। ठीक है, बर्मा का जो है नया नाम म्यांमार कर दिया गया है। ठीक है, म्यांमार। और रंगून का नया नाम यंगून कर दिया गया है। ठीक है, यंगून। यंगून जो है वो बर्मा का अर्थात म्यांमार का एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बर्मा में। रंगून कहाँ है? बर्मा में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार। ठीक है, दीनू कुम्हार जो है वो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, अर्थात काफ़ी पतला दुबला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
किस पाठ की पंक्ति है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे फांसी दे दी जाती है। तो ये जो कथन है ये बर्मा से जो 2 लड़कियां आई हुई है उसके द्वारा कहा जा रहा है। तो यह किस पाठ की पंक्ति है, सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है। ठीक है, जब बिस्नी पूछती है द्वितीय विश्व युद्ध का हाल चाल तो वो बोलती है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो वहां से भाग नहीं सकते, अगर वहां से वो भागेंगे फौज छोड़कर तो उन्हें फांसी, अगर वो पकड़ा जाएंगे तो वे क्या कर दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। ठीक है, तो कुंती कौन है, बिस्नी की पड़ोसिन। हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में से जाना है कि कुंती कौन है, बिस्नी की पड़ोसिन है। ठीक है, कुंती कौन है, बिस्नी की पड़ोसिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है। ठीक है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, बिस्नी। ठीक है, बिस्नी की 2 संतान है, मुन्नी और मानक। तो इसमें हमें पूछ दिया है कि मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, तो बिस्नी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुन्नी की उम्र कितनी है, तो मुन्नी की जो उम्र है वो 14 वर्ष है और बिस्नी को उसकी शादी की, ब्याह की चिंता सता रही है कि कब मानक आएगा युद्ध से तो हम मुन्नी की शादी करेंगे, उसके हाथ पीले करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ठीक है, तो बिस्नी स्वप्न में देखती है कि मानक और उसका जो विरोधी देश का जो सिपाही है वो दोनों लड़ रहे हैं और जो उस देश का जो सिपाही है वो मानक को बोल रहा है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये किसका कथन है, सिपाही का, जिसे बिस्नी जो है वो स्वप्न में देख रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगति और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, प्रगति है, प्रगीत है। ठीक है, प्रगीत है। ठीक है, प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है ये क्या है, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज का ये क्वेश्चन है। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है। ठीक है, प्रगीत और समाज है निबंध और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, इसके जो रचनाकार है वो है नामबरसी। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, नामबरसी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जियनपुर। ठीक है, और जियनपुर कहाँ है, तो जियनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जियनपुर उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था, किनका, नामवर सिंह का। ठीक है, जियनपुर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। ठीक है, तो नामवर सिंह ने प्रगीत और समाज में विभिन्न कवियों की कविता का अंश प्रस्तुत किया है अपने निबंध में। तो दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, ये केदारनाथ जी की कविता का अंश है जिसे प्रगीत और समाज में नामवर सिंह ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पर उन्हें साहित्य अकादमी 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो क्या होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, जोधपुर विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान में स्थित है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। प्रगीतात्मकता का आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध है वही प्रगीतात्मकता का आधार है। ठीक है, नामवर सिंह ने इसे कहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन में चित्रण हुआ है। ठीक है, जूठन में चित्रण हुआ है, तो ये अगला चैप्टर का है, तो देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। जूठन क्या है, जूठन आत्मकथा है। ठीक है, और ये किनकी आत्मकथा है,
इसके जो रचनाकार है वो कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनकी आत्मकथा यहाँ पे प्रस्तुत है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि जूठन क्या है, आत्मकथा है, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन में चित्रण हुआ है, तो इसमें सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है कि किस प्रकार उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को मेहनत के बदले भी उन्हें जूठन दिया जाता था। ठीक है, ये सब एक क्या था, एक राजनीतिक षड्यंत्र था। निम्न ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिससे निम्न वर्ग के लोगों को हमेशा के लिए गरीब ही रखा जाए। ठीक है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो उन्होंने मेघदूत, महाराष्ट्र में जो है मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार है। ठीक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी आत्मकथा जो जूठन है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जूठन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? जूठन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1993 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो जायकेदार है, यह किसने कहा? ठीक है, तो यह सुरेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है। ठीक है, सुरेंद्र सिंह जब जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ तो उनके पत्नी के हाथ का भोजन खा करके कहते हैं कि भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो जायकेदार है, स्वादिष्ट है। ठीक है, तो ये सुरेंद्र सिंह द्वारा कहा गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस पाठ की पंक्ति है? ठीक है, तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, इसकी पंक्ति है हंसते हुए मेरा। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। ठीक है, क्या है? क्या है? डायरी है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? मलियज है। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? मलियज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ठीक है, तो मलियज कृषि मंत्रालय में नौकरी किए हुए हैं। कृषि मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? मलियज ने अपनी डायरी में एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें एक 7-8 साल की लड़की क्या कर रही है? सेब बेच रही है। ठीक है, तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 7-8 साल। ठीक है, लगभग 7-8 साल एज थी सेब बेचने वाली लड़की की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 में परिवेश सम्मान जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह जो कथन है यह किस चैप्टर में है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि क्या है? डायरी है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? मलियज। तो यह कथन किसका है? मलियज का है। ठीक है, मलियज के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो मलियज के अनुसार सुरक्षा जो है वो चुनौती को झेलने में है। ठीक है, चुनौती से भागने में नहीं बल्कि चुनौती को झेलने में। तिरिच किस प्रकार की रचना है? ठीक है, अब हमारा जो है चैप्टर वो क्या है? तिरिच। तिरिच से ये क्वेश्चन है, तो तिरिच का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तिरिच क्या है? एक कहानी है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। तो तिरिच किस प्रकार की कहानी है? तो ये आधुनिक त्रासदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो कहानीकार जब स्वप्न में रहते हैं तो वो चीखते और बोलते रहते हैं, यह घटना उनकी माँ ने उन्हें बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कहानीकार की माँ ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेबा परेबा जो है वो किनकी रचना है? उदय प्रकाश की। ठीक है, अरेबा परेबा किनकी रचना है? उदय प्रकाश की। और ये कैसी कृति है? तो ये जो है ये कहानी संग्रह है। ठीक है, अरेबा परेबा क्या है? कहानी संग्रह है। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है? ठीक है, तो उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है। किस चिड़िया को? नीलकंठ को। अगर हम दशहरे के दिन देखते हैं तो वो शुभ होता है। ठीक है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एपेंडाइटिस, एपेंडासाइटिस की शिकायत थी उन्हें। किन्हें? लेखक के पिताजी को। उनका क्या नाम है? राम स्वार्थ प्रसाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तिरिच कहानी के पिता का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका जो नाम है क्या है? राम स्वार्थ प्रसाद। चैप्टर के लास्ट में दिया गया है उनका नाम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो उदय प्रकाश ने एमिनेंस, जो कि एक क्या है? एक अंग्रेजी पत्रिका है, उसका संपादन किया था। और उदय प्रकाश की रचना कौन सी है हमारे पाठ्यपुस्तक में? तो तिरिच। ठीक है, तिरिच क्या है? कहानी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? ठीक है, तो ये शिक्षा से लिया गया है। तो हम लोग शिक्षा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा के जो रचनाकार है वो कौन है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। और ये क्या है? शिक्षा क्या है? ये एक संभाषण है। ठीक है, ये क्या है? संभाषण है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो शिक्षा की। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा का विकास नहीं हो सकता। बचपन में स्वतंत्र वातावरण का रहना बिल्कुल आवश्यक है, जिससे बच्चों में मेधा का विकास हो, वो मेधावी बने। ठीक है, अगर जहाँ भय उपस्थित है वहाँ मेधा का विकास हो ही नहीं सकता। ये किनका कथन है? जिद्दू कृष्णमूर्ति का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ठीक है, लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति जी क्या थे? तो वो विश्व शिक्षक है। ठीक है, किनकी नज़र में? लिडवेटर की नज़र में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मेधा कहाँ नहीं हो सकती? तो जे कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं? जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि सभी अपना स्थान पाने में लोग दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और अपना स्थान विश्व में अग्रसर करना चाह रहे हैं, अपनी गद्दी पकड़ना चाह रहे हैं। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो नाश की ओर। ठीक है, संपूर्ण विश्व नाश की ओर जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जिनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये था हमारा आज 132 क्वेश्चन जो कि गद्य खंड से था। हम लोग आज आपके पाठ्य पुस्तक में जो गद्य खंड है उसके जो लेखक है, ठीक है, उनका जन्म स्थान देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। एक रिवीजन के पॉइंट से हम लोग सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम को देखते हैं। ठीक है, वो चैप्टर है क्या और उनके जो लेखक है उनका जन्म स्थान कहाँ है उसे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? रिवीजन है। ठीक है, ये क्या है? रिवीजन सेशन है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है? बातचीत। इसके जो ये क्या है? ये एक ललित निबंध है। ठीक है, ये क्या है? ललित निबंध। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है वो क्या है?
उसने कहा था, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर है वो क्या है, उसने कहा था। और ये क्या है, ये कहानी है, ठीक है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इसके जो रचनाकार है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब हम लोग इसी प्रकार से थर्ड चैप्टर को देखेंगे। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, संपूर्ण क्रांति। और ये क्या है, ये एक भाषण है जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति एक क्या है, एक भाषण है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर चैप्टर को देखेंगे। 4 नंबर चैप्टर जो है वो क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या है, ये एक निबंध है, ठीक है। हमारा जो 5 चैप्टर है वो क्या है, रोज, ठीक है। और रोज के जो रोज क्या है, कहानी है, ठीक है। और रोज के जो रचनाकार है वो कौन है, अज्ञे। अगले चैप्टर को देखते हैं। जो अगला चैप्टर है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है। जो हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है, एक ऐतिहासिक पत्र है। और ये भगत सिंह की रचना है, ठीक है। किनकी रचना है, भगत सिंह की रचना है। 7 चैप्टर को देखेंगे। 7 चैप्टर क्या है, प्रगीत और समाज। हो सकता है अगला चैप्टर भी हो आपका, लेकिन हम प्रगीत और समाज का देख लेते हैं। प्रगीत और समाज जो है वो क्या है, निबंध है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, नामवर सिंह, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा चैप्टर है शिक्षा, उसके जो रचनाकार है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति है, उनका संभाषण है, ठीक है। और तिरिछ जो है, इसके जो कहानीकार है वो उदय प्रकाश है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो चैप्टर है सिपाही की माँ, ये क्या है, मोहन राकेश रचित रचना है। और ये क्या है, एकांकी है। तो अब हम लोग जितना भी चैप्टर है उसके जो भी लेखक है उनका जन्म स्थान एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, बाल नाम मलय, ठीक है। एक ट्रिक है, बाल नाम मलय, उत्तर में ओम जय जगदीश अज्ञे, ठीक है। उत्तर में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। उत्तर में ओम जय जगदीश अज्ञे, ठीक है। ओम जय जगदीश हरे हम लोग बोलते हैं आरती में, तो ये है ओम जय जगदीश अज्ञे, ठीक है। देखिए बा से क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बा से क्या हो गया, बालकृष्ण भट्ट। ना से क्या हो जाएगा, नाम से नामवर सिंह, ठीक है। दूसरा है ना से क्या हो गया, नामवर सिंह, ठीक है। मलय से क्या हो जाएगा, इधर आइए, मलय से क्या हो जाएगा, मलयज, ठीक है। मलय से क्या हो जाएगा, मलयज। उत्तर में अर्थात उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर में अर्थात उत्तर प्रदेश में। इनका जो जन्म हुआ है इन सभी का उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ओम अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ये हमारे चौथे लेखक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि। जगदीश, ठीक है। ओम जय जगदीश है तो जगदीश, जगदीश अर्थात क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र
जगदीश चंद्र माथुर, और जो 5 है वो कौन है, अज्ञे। ठीक है, जो 6 है वो क्या हो जाएगा, अज्ञे। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो गद्य खंड है उसमें जो 6, ठीक है, उसमें जो 6 राइटर है उनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग को ये ट्रिक है याद करने का कि बाल नाम मलय उत्तर में ओम जय जगदीश अज्ञे। ठीक है, बा से बालकृष्ण भट्ट, ना से नामवर सिंह, मलय से मलयज, उत्तर में अर्थात उत्तर प्रदेश में, ओम से ओम प्रकाश वाल्मीकि, और जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, और अज्ञे से क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इन ये जितने भी 6 राइटर है उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो 2 है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जिनकी रचना है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये सब हम लोग रिवीजन के पॉइंट से देख रहे हैं कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, बिहार। तो जयराम, ठीक है, आप याद रखिएगा, जयराम जयराम, ठीक है, जयराम, ठीक है, जय से जयप्रकाश नारायण और राम से रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, जयराम। तो जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, और अगला जो है भगत सिंह और मोहन राकेश। ठीक है, भगत सिंह और मोहन राकेश, ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, मोहन राकेश, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, वो पंजाब में है। ठीक है, ठीक है, तो मोहन भगत है पंजाब में, अर्थात मोहन भगत गेहूं काटने गया है कहाँ, पंजाब में काम करने गया है, मजदूर लोग जाते हैं ना पंजाब। ठीक है, तो मोहन भगत है पंजाब में, मोहन भगत है पंजाब में। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, मोहन से मोहन राकेश, भगत से भगत सिंह। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उदय प्रकाश जो है वो मध्य प्रदेश, और जिद्दू कृष्णमूर्ति है जो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीनों का प्रदेश है, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिमाचल प्रदेश, उदय प्रकाश मध्य प्रदेश, और जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो आंध्र प्रदेश। तो ये था हमारा आज का गद्य भाग का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके बाद हम लोगों ने जन्म स्थान याद करने के ट्रिक को भी देखा, जिससे आप आसानी से जन्म स्थान को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।